नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से तोमर स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले, जो आपकी आने वाली रेलवे के एग्जाम एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि डेली आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि ये जो भारत के कितने नाम हैं, इनसे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये जो भारतवर्ष नाम है ना, ये अपने को कहां पर देखने को मिलता है, तो अष्ट अध्याय एक ग्रंथ है। इस अष्ट अध्याय में हमें भारतवर्ष के बारे में जानकारी दी गई। अब अगर आपसे पूछे कि भाई जो अष्ट अध्याय है ये किसके द्वारा लिखा गया, तो याद रखना है दोस्तों, पाणिनि के द्वारा लिखा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि अष्ट अध्याय बुक या ग्रंथ जो है ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया, और इसी में आपको भारतवर्ष शब्द देखने को मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों कि ये जो अर्थशास्त्र बुक है ये किसने लिखी, तो ये चाणक्य ने लिखी, चाणक्य ने लिखी। और दोस्तों, जो चाणक्य है इन्हीं को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, ये जो अर्थशास्त्र बुक है इसमें किसके बारे में चर्चा है, तो मौर्य वंश के बारे में चर्चा है, मौर्य वंश के बारे में चर्चा है। तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अर्थशास्त्र बुक किसने लिखी, तो चाणक्य या कौटिल्य ने, और इसमें किसका उल्लेख है, तो इसमें मौर्य वंश से संबंधित उल्लेख आपको मिलता है। फिर अगर आपसे पूछे कि ये जो आर्यभट्टयम पुस्तक है ये किसने लिखी, तो नाम से स्पष्ट है ये आर्यभट्ट ने लिखी, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टयम लिखी। और दोस्तों, ये जो आचरांक सूत्र है ये किससे संबंधित है, तो याद रखना है दोस्तों, ये जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है, जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। तो सारे के सारे इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। जो आचरांक सूत्र है ये किससे संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर बात आती है भारत के नाम की कि भाई भारत के कितने नाम है और कहाँ से आए। तो पहला तो नाम आपको याद रखना है दोस्तों, कलर चेंज करते हैं। सबसे पहला नाम आपको याद रखना है दोस्तों कि जो भारत है इसके औपचारिक नाम कौन कौन से, औपचारिक नाम कौन कौन से, एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई भारत के औपचारिक नाम कौन कौन से। तो औपचारिक नाम का मतलब क्या होता है, तो ऐसे नाम जो माने गए नाम है या इनका उल्लेख कहीं ना कहीं है। तो याद रखना है दोस्तों, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 है, इस आर्टिकल 1 में आपको भारत के दो नाम देखने को मिलता है, भारत और एक आपका इंडिया, भारत और इंडिया। तो अगर आपसे पूछे कि भारत के औपचारिक नाम कौन कौन से हैं, तो दो नाम औपचारिक नाम है, एक तो भारत और एक इंडिया। फिर दूसरा अगर आपसे पूछे दोस्तों कि जो भारत का आर्यव्रत नाम है, ये आर्यव्रत नाम कहाँ से आया, तो याद रखना है दोस्तों, ये जो आर्य भारत में आए थे, ये आर्य भारत में आए थे, यहीं से आपका आर्यव्रत नाम आया। दोस्तों, जो भारत है इसको भारतवर्ष भी कहते हैं, भारतवर्ष भी कहते हैं, भारतवर्ष भी कहते हैं। और इसी भारत को याद रखना है दोस्तों, एक और नाम है इसी भारत का, जम्बू द्वीप। क्या नाम है, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप। तो याद रखना है, ये भारत के इतने इंपोर्टेंट नाम है जो आपको याद रखना है, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कहता है कि भारत का जो नामकरण है ये ऋग्वैदिक काल में प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया। तो अगर आपसे पूछे कि भाई जो भारत का भारत नाम है ये कहाँ से आया, तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में एक भरत नाम का कबीला था, और इसी भरत नाम के कबीले से नाम निकल कर आया भारत। तो इसका जो पहला कथन है ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि भारत को जम्बू द्वीप का एक भाग भी माना जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि भारत को जम्बू द्वीप का भाग भी बताया जाता है। दोस्तों, ये जो जम्बू द्वीप है ना, प्राचीन काल में जितना भी एशिया महाद्वीप का हिस्सा था उसको जम्बू द्वीप नाम कहा गया, और इसी एशिया महाद्वीप में आपका भारत आता था, तो भारत भी जम्बू द्वीप का हिस्सा है। मतलब दूसरा कथन भी सही। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है आपके। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी लेना है, तो प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के लिए हमें दो इंपोर्टेंट चीज याद रखना पड़ेगी। पहला तो याद रखना है दोस्तों कि उसमें हमें सिक्कों का अध्ययन करना पड़ेगा कि किस टाइम पर कैसे सिक्के चलते थे, और दूसरा अध्ययन हमें करना पड़ेगा दोस्तों शिलालेख का, शिलालेख मतलब पत्थरों पर लिखे गए आपके जो साक्ष्य होते हैं, या जो
आपका पत्थरों पर लिखे गए जो लेख होते हैं उनको कहा जाता है शिलालेख। तो अगर हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानना है तो सिक्के और शिलालेख के बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो सिक्के होते हैं ना, इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो न्यूमिस्मेटिक क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भाई शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है, तो शिलालेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। दोनों ही इंपोर्टेंट पॉइंट है। सिक्कों का अध्ययन अगर आपसे पूछे तो न्यूमिस्मेटिक, और शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एपिग्राफी कहलाता है। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगला, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ। अति इंपोर्टेंट पॉइंट लगाकर लिखना, 1000 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में जो मानव का साक्ष्य है ये सबसे पहले कहां से हुआ। तो अगर आपसे पूछे दोस्तों कि पूरे विश्व में जो मानव का साक्ष्य है ये सबसे पहले कहां मिला, तो ये अफ्रीका से मिला, अफ्रीका से मिला। लेकिन दोस्तों अगर बात कर ले कि भाई भारत में कहां से मिला, तो दोस्तों भारत में एक स्थान आता है हथनोरा, और दोस्तों ये जो हथनोरा है ये किस जिले में आता है, तो ये सीहोर जिले में आता है। सीहोर जिले में आपका हथनोरा आता है। और दोस्तों ये जो हथनोरा है ये किस नदी के किनारे आता है, तो नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी या नर्मदा घाटी क्षेत्र के किनारे आपका हथनोरा सीहोर जिले में आता है। और यहीं से सबसे पहले भारत में मानव का साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर याद रखना है। मानव का साक्ष्य नर्मदा घाटी से, हथनोरा जो कि सीहोर जिले में आता है वहां से आपको प्राप्त होता है। अगला, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों 2-3 चीजें यहां पर याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि भाई इतिहास का जनक किसे कहते हैं, इतिहास का जनक कौन है, तो इतिहास का जनक या इतिहास का पिता किसे कहते हैं दोस्तों, तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है। दूसरा इंपोर्टेंट, अगर आपसे पूछ ले कि पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं, तो अलेक्जेंडर कनिंघम साहब को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारतीय पुरातत्व का जनक कौन कहलाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम कहलाता है। और अगर आपसे पूछे कि भाई इतिहास का पिता किसे कहते हैं, तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। दोनों क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। दोस्तों ये जो जॉन मार्शल साहब है ना, इन जॉन मार्शल साहब के टाइम पर सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई शुरू हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि हड़प्पा की जो खुदाई है ये पहली बार कब, किसके नेतृत्व में शुरू हुई थी, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में शुरू हुई थी। ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगला, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। अति इंपोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से कि कौन से काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, तो पूरा पाषाण काल में पाए गए थे दोस्तों, पूरा पाषाण काल में। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अब दोस्तों एक इंपोर्टेंट टेबल हम बनाते हैं जहां से आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों ये जो इतिहास है ना, इस इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, इतिहास को 3 भागों में। दोस्तों जो पहला भाग है ना, इसको बोला जाता है प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल। ठीक है। दूसरा जो भाग है दोस्तों, इसको कहा जाता है आग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो इसका भाग है इसको बोला जाता है दोस्तों ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अब दोस्तों ये जो तीनों भाग है ना, इनसे सीधा सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस प्रकार से पूछा जाता है वो भी यहाँ पर आपको जानना है। दोस्तों ये जो प्राक ऐतिहासिक काल है ना, इसको भी 3 भागों में बांटा गया। एक तो आपका पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा आएगा दोस्तों मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा आएगा आपका नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। उसके बाद में जो आग ऐतिहासिक काल है ना दोस्तों, इसको भी 2 भागों में बांटा गया। पहला तो आपका आ जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। और दूसरे नंबर पर आ जाएगा दोस्तों आपका वैदिक काल, वैदिक काल, वैदिक काल। ठीक है। और दोस्तों ये जो ऐतिहासिक काल है ना, ये कब का टाइम पीरियड है, तो याद रखना है दोस्तों महाजनपद से लेकर अब तक, महाजनपद से लेकर अब तक, अब तक जो टाइम पीरियड चल रहा है वो किसके अंतर्गत आता है, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो इतने इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इस टेबल से सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता किसके अंतर्गत आता है, तो आग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। वैदिक काल किसके अंतर्गत आता है, आग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। अब दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर याद रखना है
कि जो आपका प्राक ऐतिहासिक काल है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है दोस्तों कि इसकी ना तो लिपि मिली है, इसकी ना लिपि मिली है। दोस्तों ये जो आग ऐतिहासिक काल है, इसकी लिपि तो मिली है, लिपि तो मिली है, लेकिन इसको पढ़ नहीं सके। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, प्राक ऐतिहासिक काल की लिपि नहीं है और आग ऐतिहासिक काल की लिपि तो है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया। तो ये बड़े इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, यहां से आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है अगला, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये किससे संबंधित है, तो आपका आग ऐतिहासिक काल से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, आग ऐतिहासिक काल से संबंधित है, क्योंकि अभी पिछली टेबल में मैंने आपको बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये किससे संबंधित है, तो आग ऐतिहासिक काल से संबंधित है। अब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता की। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से आपके एग्जाम में बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो सभ्यता है इसका जो विकास हुआ था ये सिंधु नदी के आसपास हुआ था। लेकिन दोस्तों इसके कुछ अन्य नाम भी है, जैसे एक तो इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहली बार जो नगर की खोज हुई थी वो हड़प्पा नगर की खोज हुई थी, और इसी कारण इसको हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया। इसका दूसरा नाम है दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। दोस्तों ये जो हड़प्पा सभ्यता है ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा कांसा पाया जाता है, और कांसा पाया जाता है इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। और तीसरा इसका नाम याद रखना है दोस्तों, प्रथम नगरी सभ्यता, प्रथम नगरी सभ्यता, नगरी सभ्यता। अब इसको प्रथम नगरी सभ्यता क्यों कहा जाता है दोस्तों, जिस प्रकार से आज के टाइम पर आप देखते हो कि आपके घरों के बाहर नालियां है, आपके 2-2 मंजिल मकान है, खिड़की दरवाजे है, तो उस टाइम पर अगर आप देखोगे तो इतने प्राचीन समय में भी अगर आप हड़प्पा सभ्यता के स्थान देखोगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि भाई वहां पर सुव्यवस्थित 2-2 मंजिल घर भी आपको दिखाई देंगे, सुव्यवस्थित नालियां, दरवाजे, खिड़की, ये सब आपको हड़प्पा सभ्यता में दिखाई देता है, इसलिए इसको प्रथम नगरी सभ्यता भी कहा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका अगर आपसे पूछे दोस्तों कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें सबसे पहले किसकी खोज हुई, तो याद रखना है सर सन 1921 की बात है, सबसे पहले हड़प्पा नामक नगर की खोज हुई, सबसे पहले हड़प्पा नामक नगर की खोज हुई। और दोस्तों ये जो हड़प्पा नगर है इसकी खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी के द्वारा की गई, दयाराम साहनी के द्वारा की गई। दूसरा जो नगर खोजा गया दोस्तों 1 साल बाद 1922 में खोजा गया, जिसको नाम दिया गया मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। और दोस्तों ये जो मोहनजोदड़ो है ना, इसकी खोज किसने की, तो राखलदास बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की है। तो अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा में सबसे पहला कौन सा नगर खोजा गया, तो हड़प्पा ही नगर खोजा गया था, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा नगर रख दिया या हड़प्पा सभ्यता रख दिया। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, उसके 1 साल बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की, और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की। अब अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कौन सा नगर खोजा गया था, तो सबसे पहले हड़प्पा नगर खोजा गया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नगर है आपका मोहनजोदड़ो। इतने इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मतलब आपको सही जोड़ी मिलाना है। अब सही जोड़ी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही सही जोड़ी से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी सीमा कौन सी है, तो सबसे उत्तरी सीमा आपको याद रखना है दोस्तों मांडा, जो कि कहां पर आता है, जम्मू कश्मीर में आता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी जो पॉइंट था वो मांडा था, जम्मू कश्मीर में। सबसे दक्षिणी पॉइंट अगर आपसे पूछे दोस्तों तो ये दाइमाबाद था, जो कि कहां पर आता है, महाराष्ट्र में आता है। सबसे पूर्वी पॉइंट पूछे दोस्तों तो आलमगीरपुर आपका याद रखना है, उत्तर प्रदेश में आता है। फिर अगर आपसे पूछे सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी जो स्थान है वो कौन सा है, तो ये सुतका गेंडोर है, जो कि बलूचिस्तान में आता है, बलूचिस्तान में आता है। अब मान लो आपसे पूछ ले कि भाई मांडा किस नदी के किनारे था, तो याद रखना है दोस्तों ये चिनाब नदी के किनारे, सॉरी किस नदी के किनारे है ये, तो मांडा आपका चिनाब नदी के किनारे था, चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। अगर आपसे पूछे दाइमाबाद तो ये गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे था दोस्तों, तो हिंडन नदी के किनारे,
हिंदन नदी के किनारे। और सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे था? तो ये कौन सी नदी के किनारे था? तो ये दास्क नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें कवर हुई। सबसे पहले अगर आपसे पूछ ले कि भाई हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थान कौन सा था? मांडा जम्मू कश्मीर में था। किस नदी के किनारे था? तो चिनाब नदी के किनारे। दक्षिणी पॉइंट क्या था? दायमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे। पूर्वी भाग आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे। और सबसे पश्चिमी भाग था आपका सुतका गेंडोर जो कि दास्क नदी के किनारे था, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। तो ये सारे के सारे इंपोर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था, 1 2 3 4, क्योंकि उनके सामने उनके आंसर लिखे हुए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है दोस्तों। हुआ था क्या? सबसे इंपोर्टेंट चीज आपको ये याद रखना है कि पहले आपका पाषाण काल चल रहा था, पाषाण काल चल रहा था। पाषाण काल के बाद में दोस्तों आपकी आई कौन सी? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। और दोस्तों ये जो हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ वणिक वर्ग का शासन था, वणिक वर्ग का शासन था। अब दोस्तों हुआ क्या कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसका विनाश हो गया, किसके कारण? बाढ़ के कारण। ठीक है, ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि बाढ़ के कारण जो हड़प्पा सभ्यता है इसका विनाश हो गया। अब जैसे ही हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ उसके बाद में आया दोस्तों आपका कौन सा? वैदिक काल, वैदिक काल। और दोस्तों ये जो वैदिक काल है ना, इसमें आर्यों का क्या था? आर्यों का शासन था। तो दोस्तों ये जो आर्य है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये याद रखना है कि भारत में कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए। अब मध्य एशिया से आई ये बात किसने बताई? तो ये बात बताई है दोस्तों किसने? मैक्स मूलर ने, मैक्स मूलर ने। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बना है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, ये बात किसने बताई? तो ये मैक्स मूलर ने बताई। और दोस्तों ये जो आर्य है ना, ये आर्य जो है, ये आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ वंश, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। आर्य शब्द का जो उल्लेख है या आर्य शब्द का जो मतलब है वो क्या है? तो वो श्रेष्ठ या उच्च कुल होता है, श्रेष्ठ या उच्च कुल होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है। तो इतनी इंपोर्टेंट चीज आपको याद रखना है। अब दोस्तों ये जो वैदिक काल है ना, वैदिक काल के बारे में मैंने आपको बताया, तो वैदिक काल के बारे में भी 2-3 इंपोर्टेंट चीज आपको याद रखना है। ये जो वैदिक काल है ना, इसको भी 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ऋग्वैदिक काल। और दूसरा भाग आ जाएगा आपका कौन सा? उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अब दोस्तों ये जो ऋग्वैदिक काल है ना, इसमें सिर्फ एक वेद आएगा। कौन सा वेद आएगा? तो ऋग्वेद आएगा, ऋग्वेद आएगा, ऋग्वेद आएगा। बाकी के जो 3 वेद है वो किस में आएंगे? तो उत्तर वैदिक। ऋग्वेद के बाद में आपका यजुर्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, सामवेद हो गया। और आपका कौन सा हो गया? सामवेद के बाद अथर्ववेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। तो आपको यहाँ से ये भी पता चल गई कि भाई वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या याद रखना है दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है, 4 है। और 4 वेदों में से एक ऋग्वैदिक काल में और बाकी आपके 3 वेद उत्तर वैदिक काल में आते हैं, उत्तर वैदिक काल में। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, एक शब्द आता है वेद यत्री, वेद यत्री। ये जो वेद यत्री है ना दोस्तों, इसका मतलब क्या है? तो याद रखना है दोस्तों, ये जो वेद यत्री है ना, इसमें टोटल 3 वेदों को शामिल किया गया, 3 वेदों को शामिल किया गया। एक तो आपका ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेद हो गया। दूसरा हो गया आपका यजुर्वेद, यजुर्वेद। और तीसरा हो गया आपका कौन सा? सामवेद, सामवेद। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि वेद त्रयी या वेद यत्री में किस किस को शामिल किया गया, तो 3 वेद को शामिल किया गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो कौन से वेद को शामिल नहीं किया गया? तो इसमें याद रखना है दोस्तों, जो अथर्ववेद है, इस अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं किया। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि ऋग्वैदिक काल में हिमालय पर्वत को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है दोस्तों कि जो ऋग्वैदिक काल है ना, इसमें जो हिमालय था इसको मुंजवत पर्वत कहा जाता है दोस्तों, मुंजवत पर्वत कहा जाता है। और ऐसी कहा जाता है कि दोस्तों ये जो आर्य लोग थे ना, आर्य लोग ये क्या करते थे? तो जो हिमालय का मुंजवत पर्वत था, इसी में सोमरस का पान करते थे, सोमरस पान करते थे, सोमरस पान करते थे। तो अगर आपसे पूछे कि आपका जो हिमालय है इसको ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता, तो मुंजवत पर्वत कहा जाता है, मुंजवत पर्वत कहा जाता है। और आर्य यहीं पर सोमरस पान करते थे। ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है।
अब दोस्तों 4 वेद आपके आए, चारों वेदों के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट में आपको याद रखा करना है, जहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों ये जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद के बारे में आपको याद रखना है कि जो ऋग्वेद है इसमें किसका वर्णन है, तो इसमें देवी देवता की स्तुति से संबंधित वर्णन है। यह देवी देवता के श्लोक से संबंधित वर्णन आपको किसमें देखने को मिलता है, ऋग्वेद में। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई जो ऋग्वेद है इसमें कितने सूक्त हैं, तो इसमें 1008 सूक्त हैं, 1008 सूक्त हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भाई इसमें कितने मंडल है, तो याद रखना है दोस्तों इसमें टोटल 10 मंडल है, 10 मंडल है। फिर अगर आपसे पूछ ले कि भाई जो गायत्री मंत्र है, ये गायत्री मंत्र का उल्लेख आपको कहां पर मिलता है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख भी कहां पर मिलता है दोस्तों, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख भी आपको ऋग्वेद में मिलता है। ये अति इंपोर्टेंट है। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई जो ऋग्वेद है इसका जो अध्ययन करता है या इसके बारे में जो जानकारी देता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है दोस्तों होत्र या होता। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, होत्र या होता कहा जाता है। ये ऋग्वेद के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ऋग्वेद के बाद में दोस्तों दूसरा वेद आता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, यजुर्वेद। दोस्तों ये जो यजुर्वेद है ना, इसमें यज्ञ कर्मकांड के बारे में जानकारी मिलती है। यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड के बारे में जानकारी मिलती है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। तीसरे नंबर पर आपका जो वेद आता है दोस्तों सामवेद। और दोस्तों ये जो सामवेद है ना, इसमें याद रखना है दोस्तों संगीत से संबंधित जानकारी मिलती है। संगीत से संबंधित जानकारी जो है, ये संगीत से संबंधित जानकारी आपको किस में मिलती है, तो ये सामवेद में मिलती है। और जो सामवेद का वर्णन या पाठ करता है उसको क्या कहा जाता है, उद्गाता। क्या कहा जाता है, उद्गाता कहा जाता है। तो सामवेद से संबंधित आपको जो वर्णन मिलता है वो संगीत से संबंधित जो वर्णन मिलता है वो सामवेद में मिलता है। और चौथा आपका वेद आता है अथर्ववेद। दोस्तों ये जो अथर्ववेद है ना, इसके बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। एक तो इसमें जादू टोना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बना था, जादू टोना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बना, जादू टोना और वनस्पति। जादू टोना और वनस्पति से संबंधित जानकारी आपको कौन से वेद में मिलती है, तो अथर्ववेद में मिलती है। ये सारे के सारे वेद से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बने, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको सामने यहाँ पर कवर करवा दिए। अगला, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किस नदी को माना गया, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब 2 क्वेश्चन यहां से लेकर जाना कि अगर आपसे पूछे दोस्तों कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज्यादा जो पवित्र नदी है ऋग्वेद में वो कौन सी है, सरस्वती नदी है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि सबसे ज्यादा उल्लेख किस नदी का है, तो सबसे ज्यादा उल्लेख आपका कौन सी नदी का है दोस्तों, तो सिंधु नदी का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सबसे ज्यादा पवित्र नदी सरस्वती नदी है और सबसे ज्यादा उल्लेख आपका कौन सी नदी का है, सिंधु नदी का है। अगला, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों को उल्लेख करता है, इतनी इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अब देखो 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया दोस्तों, पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल के बाद में दोस्तों मैंने आपको बताया सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता दोस्तों कैसी सभ्यता थी, ये एक प्रकार की शहरी सभ्यता थी। ये चीज आपको याद रखना है। सिंधु सभ्यता प्रथम नगरी सभ्यता और शहरी सभ्यता थी, क्योंकि शहर की तरह ही सुव्यवस्थित आपके नगर की तरह बसा हुआ था आपका सिंधु सभ्यता। इसके बाद में आता है दोस्तों वैदिक सभ्यता। और दोस्तों ये जो वैदिक सभ्यता है ना, इसमें क्या हुआ था, तो छोटे छोटे जन थे, क्या थे, छोटे छोटे जनपद से क्या थे, जनपद थे, क्या थे, छोटे छोटे जनपद थे। अब दोस्तों वैदिक सभ्यता जैसे ही समाप्त हुई, तो ये जो छोटे छोटे जनपद है ना, ये किस में परिवर्तित हो गए, ये महाजनपद में परिवर्तित हो गए, महाजनपद में परिवर्तित हो गए। और ये जो महाजनपद है ना दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि महाजनपद की संख्या कितनी थी, तो महाजनपद की संख्या 16 थी। महाजनपद की संख्या कितनी थी, 16 थी। अब अपन ने बता दिया कि भाई महाजनपद की संख्या 16 थी, लेकिन अपने को कैसे पता पड़ा कि महाजनपद की संख्या 16 थी, तो याद रखना है दोस्तों, एक बौद्ध ग्रंथ था। बौद्ध ग्रंथ है आपका कौन सा, अंगुत्तर निकाय।
इस बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में एक तो आपका 16 महाजनपद का उल्लेख है, और दूसरा दोस्तों एक जैन ग्रंथ आता है, जैन ग्रंथ आता है जिसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, इस भगवती सूत्र में भी किसका उल्लेख है? 16 महाजनपद का। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 16 महाजनपद की जानकारी हमें कहां कहां से मिलती है, तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, दोनों से हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, ये जो 16 महाजनपद थे ना, इस 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध, सॉरी कौन सा था दोस्तों? मगध। मगध। अब दोस्तों ये जो मगध है ना, इस मगध में 3 वंश का उदय हुआ। एक तो दोस्तों हर्यक वंश, हर्यक वंश, हर्यक वंश। दूसरा हुआ दोस्तों आपका कौन सा? शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। और तीसरा हुआ दोस्तों कौन सा आपका? तो तीसरा हुआ आपका नंद वंश, नंद वंश, नंद वंश। अब दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पर समझना, अगर आपसे पूछे कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध था। मगध में कौन कौन से वंशों का उदय हुआ? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नाग वंश। इस हर्यक वंश के बारे में अगर आपसे पूछे कि भाई इसकी स्थापना किसने की, तो याद रखना है बिंबिसार ने, बिंबिसार ने, बिंबिसार। और दोस्तों इसी बिंबिसार का पुत्र कौन था? तो इसी बिंबिसार का पुत्र था दोस्तों कालाशोक, कालाशोक। और दोस्तों ये जो कालाशोक है, इसका पुत्र कौन था? तो इसका पुत्र था उदयन, उदयन। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूं, ये जो बिंबिसार है ना दोस्तों, इसकी हत्या इसके बेटे कालाशोक ने कर दी, और कालाशोक की हत्या उसके बेटे उदयन ने कर दी। तो दोस्तों ये जो वंश है ना, इसीलिए इसको एक और नाम दिया गया पितृहंता वंश, पितृहंता वंश। क्या नाम दिया गया? पितृहंता वंश। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बेटा है वो बाप की हत्या करके गद्दी पर बैठ रहा है, तो कालाशोक ने बिंबिसार की हत्या कर दी और बिंबिसार की हत्या उदयन ने कर दी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। शिशुनाग का जो मेन जो राजा था वो शिशुनाग ही था, शिशुनाग ही था, शिशुनाग ही था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन घनानंद इंपोर्टेंट है। घनानंद इंपोर्टेंट क्यों है दोस्तों? तो इसका जो सबसे शक्तिशाली राजा हुआ ना दोस्तों, वो था महापद्मनंद। कौन था? महापद्मनंद। और दोस्तों ये जो महापद्मनंद है ना, इसको एक छत्र की उपाधि दी गई, एक छत्र, या इसी को एक राट की उपाधि दी गई, एक राट, एक राट, ठीक है। तो याद रखना है, नंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा जो था वो महापद्मनंद था, और इसको एक छत्र या एक राट की उपाधि दी गई क्योंकि इसने तीनों लोकों को जीत लिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट। अब दोस्तों ये जो नंद वंश है ना, इस नंद वंश का जो अंतिम शासक था, लास्ट या अंतिम शासक कौन था? घनानंद, घनानंद। और दोस्तों ये घनानंद क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि इस घनानंद को किसने हराया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया। और किसकी स्थापना की? मौर्य वंश की। और दोस्तों इसी घनानंद के टाइम पर क्या हुआ था? तो भारत में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। तो अगर आपसे पूछे नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। घनानंद को किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। किसके टाइम पीरियड में सिकंदर का आक्रमण हुआ था? तो सिकंदर का आक्रमण भी घनानंद के टाइम पीरियड में हुआ था। सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इतने पॉइंट आपको याद रखना है। अगला, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन है दोस्तों? तो मखली गोशाल। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक है वो कौन है? मखली गोशाल है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? अति इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जो जैन धर्म है इसके संस्थापक कौन है। अब जैन धर्म के बारे में 2-3 चीजें आपको याद रखना है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है दोस्तों कि जो जैन धर्म है इसके संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव, ऋषभदेव। और दोस्तों जो भी जैन धर्म की गद्दी पर बैठता है उसको क्या बोला जाता है? तीर्थकर, तीर्थकर। और दोस्तों तीर्थकर जो है इनकी संख्या कितनी हुई है? तो टोटल 24 तीर्थकर अब तक हुए। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव है। जो जैन धर्म की गद्दी पर बैठता है उसको तीर्थकर कहा जाता है। अभी तक टोटल कितने तीर्थकर हुए? तो अभी तक 24 तीर्थकर हुए, 24 तीर्थकर हुए। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखना है दोस्तों कि ये जो जैन धर्म है, इस जैन का अर्थ क्या होता है? जीन। जैन का धर्म क्या होता है? जीन। और इसका अर्थ होता है विजेता, विजेता। क्या होता है? विजेता।
तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है दोस्तों कि एक तो आपके ऋषभ देव हो गए, ऋषभ देव हो गए, और एक आपके कौन हो गए दोस्तों, एक आपके हो गए अरिष्ट नेमी, एक मिनट, अरिष्ट नेमी। दोस्तों ये जैन धर्म के दो ऐसे तीर्थकर है जिनका वर्णन आपको ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। तो अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म के कौन कौन से तीर्थकर का वर्णन आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है, तो एक आपका ऋषभ देव हो गए और एक आपका कौन हो गए, एक अरिष्ट नेमी। दोनों का उल्लेख आपको कहां पर देखने को मिलता है, तो आपको देखने को मिलता है दोस्तों कहां पर, तो ये आपका ऋग्वेद में देखने को मिलता है। इसके बाद में दोस्तों जो सबसे मेन आया आपका कौन आए, महावीर स्वामी। जैन धर्म के सबसे इंपोर्टेंट जो तीर्थकर आए वो कौन आए, महावीर स्वामी आए, महावीर स्वामी। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि जो महावीर स्वामी है, ये महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, तो जंबिक गांव, रिज्जुपालिका नदी, याद रखना है। जो महावीर स्वामी है इनको जंबिक गांव, रिज्जुपालिका नदी और साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जैन धर्म से इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, जंबिक गांव, रिज्जुपालिका नदी और साल के वृक्ष के नीचे। कौन आपका जैन धर्म का संस्थापक है, तो ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक है, ऋषभ देव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जैन का अर्थ होता है जीन का मतलब होता है विजेता, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। अति इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखना है दोस्तों, जो गौतम बुद्ध है, ये गौतम बुद्ध साहब को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, ठीक है, एशिया का ज्योतिपुंज। अब दोस्तों गौतम बुद्ध से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको यहाँ पर क्लियर करवा देता हूं। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि जो गौतम बुद्ध है, इनके गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है। गौतम बुद्ध जो है इनके, सॉरी कलर चेंज करते हैं, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। दोस्तों इनने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए, तो सबसे ज्यादा उपदेश इनने सारनाथ में दिए। कहां दिए दोस्तों, सारनाथ में दिए। फिर अगर आपसे पूछे कि इनका जो पहला उपदेश था, इनके पहले उपदेश को क्या कहा जाता है, तो इनके पहले उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, इनके पहले उपदेश को कहा जाता है। फिर अगर आपसे पूछे दोस्तों कि इनकी मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है, तो इनकी मृत्यु की घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु की घटना को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और दोस्तों याद रखना है, इनको अगर आपसे पूछे कि भाई ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी दोस्तों, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में इनको ज्ञान, थोड़ा सा इसको क्लियर करना, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, बोध गया में हुई थी। और कौन सा वृक्ष था दोस्तों, तो पीपल का वृक्ष था, पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ये सारे पॉइंट आपको गौतम बुद्ध से संबंधित याद रखना है, आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसके द्वारा किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि पहला भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया। अब देखो, मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया था दोस्तों कि जो नंद वंश है, नंद वंश जो है, इस नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद था। और दोस्तों इसी घनानंद को किसने हराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराया था, मौर्य ने इनको हराया था। और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, तो मौर्य वंश की स्थापना की थी। और दोस्तों ये जो मौर्य वंश है ना,
ये मौर्य वंश ही क्या है, तो याद रखना है ये मौर्य वंश ही प्रथम भारतीय साम्राज्य है जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगर आपसे पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था, तो नंद वंश के अंतिम सम्राट घनानंद को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मौर्य वंश की स्थापना की। और ये जो मौर्य वंश है ना दोस्तों, ये पहला भारतीय साम्राज्य स्थापित हुआ था। अब यहाँ पर एक और चीज इंपोर्टेंट याद रखना है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को तो हराया था, लेकिन किसकी सहायता ली थी दोस्तों, किसकी सहायता से हराया था, तो याद रखना है दोस्तों चाणक्य की सहायता से हराया था। और इन्हीं चाणक्य को हम कौटिल्य भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं। और इन्हीं चाणक्य की एक बुक है दोस्तों जिसका नाम है अर्थशास्त्र। क्या है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि चाणक्य की बुक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र याद रखना है। तो ये सारे इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अब दोस्तों बात आती है मौर्य साम्राज्य पे हम पहुंच चुके हैं, मौर्य साम्राज्य पे हम पहुंच चुके हैं। तो भाई मौर्य साम्राज्य के बारे में सारे इंपोर्टेंट पॉइंट हम याद करेंगे। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के बारे में सारे इंपोर्टेंट पॉइंट हमें याद होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछे कि भाई मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, स्थापना किसने की, तो याद रखना है दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने की। और दोस्तों ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है इनका पुत्र कौन था, तो बिंदुसार था। कौन था, बिंदुसार था, बिंदुसार। और दोस्तों बिंदुसार का पुत्र कौन था, अशोक था, अशोक था, अशोक था। अब यहां से दोस्तों ये जो अशोक है ना, इससे सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन तो अगर आपसे पूछे कि अशोक कौन से धर्म से संबंधित था, बौद्ध धर्म से संबंधित था, बौद्ध धर्म से संबंधित था। दोस्तों इस अशोक ने क्या किया, तो भारत क्या सब जगह इसने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया, स्तूपों का निर्माण किया। मतलब सबसे ज्यादा जो स्तूप का निर्माण किया ना दोस्तों, वो किसने किया, तो अशोक के द्वारा करवाया गया, अशोक के द्वारा करवाया गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है दोस्तों कि ये जो अशोक है ना, इस अशोक के जितने भी आपको अभिलेख मिलते हैं वो किस लिपि में मिलते हैं, तो ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं, ब्राह्मी लिपि में। और अगर आपसे पूछे कि अशोक के अभिलेखों को किसने सबसे पहले पढ़ा था दोस्तों, तो जेम्स प्रिसेम्प के द्वारा पढ़ा गया था, जेम्स प्रिसेम्प के द्वारा अशोक के जो अभिलेख है इनको सबसे पहले पढ़ा गया था। तो कितने इंपोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज्यादा स्तूपों का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया। अशोक के जो स्तूप या शिलालेख है वो किस लिपि में थे, ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा, जेम्स प्रिसेम्प के द्वारा पढ़ा गया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है दोस्तों कि ये जो बिंदुसार है ना, इसका पुत्र एक तो अशोक था, एक तो अशोक था, और इसकी एक पुत्री थी दोस्तों जिसका नाम था संघमित्रा। क्या नाम था, संघमित्रा। तो दोस्तों इस बिंदुसार ने क्या किया था, अशोक और संघमित्रा को कहाँ भेजा था कि भाई आप एक काम करो, आप श्रीलंका जाओ। कहाँ जाओ, श्रीलंका जाओ, और श्रीलंका में जाकर क्या करो, तो बौद्ध धर्म का प्रचार करो। क्या करो, बौद्ध धर्म का प्रचार करो, प्रचार करो। ये किसने बोला था, तो बिंदुसार ने संघमित्रा और अशोक को कहां भेजा था, श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट था। ये आपका मौर्य साम्राज्य से जुड़ी कुछ इंपोर्टेंट जानकारी थी। देखो सबसे पहले मैंने आपको पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इतिहास के जितने भी स्रोत है उनके बारे में बताया। वैदिक सभ्यता अपन ने कवर करी, सिंधु घाटी सभ्यता अपन ने कवर करी, मगध के बारे में अपन ने देखा, 16 महाजनपद के बारे में अपन ने चर्चा करी, मौर्य साम्राज्य के बारे में अपन ने चर्चा करी। इतने सारे इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना। अगला, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो दोस्तों याद रखना है जो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक है वो कौन है, श्रीगुप्त है। अब गुप्त साम्राज्य से जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बने उनको भी हम कवर कर लेते हैं भाई। गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि जो गुप्त साम्राज्य है, इस गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने करी, स्थापना किसने करी, तो दोस्तों याद रखना ये जो गुप्त साम्राज्य की स्थापना तो श्रीगुप्त ने कर दी, श्रीगुप्त ने कर दी, श्रीगुप्त ने कर दी। लेकिन दोस्तों ये जो श्रीगुप्त है ना, ये इतना शक्तिशाली नहीं था। तो अगर आपसे पूछे कि वास्तविक संस्थापक कौन है, वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछे या पहला शक्तिशाली संस्थापक कौन है, शक्तिशाली संस्थापक कौन है, तो वो था आपका चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बाद में दोस्तों एक और शासक आता है जिसका नाम क्या है दोस्तों, तो जिसका नाम है आपका क्या,
समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। और दोस्तों ये जो समुद्रगुप्त है ना, इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और दोस्तों ये जो समुद्रगुप्त है ना, इसके कुछ सिक्के प्राप्त हुए, सिक्के प्राप्त हुए जिसमें वीणा वादन करते हुए बताया गया, समुद्रगुप्त को वीणा वादन करते हुए बताया गया, वीणा वादन करते हुए बताया गया। मतलब इसके सिक्के में समुद्रगुप्त वीणा वादन कर रहा है, मतलब ये बताया गया कि जो समुद्रगुप्त है वो संगीत प्रेमी भी था। और भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। दोस्तों समुद्रगुप्त के बाद में एक और इंपॉर्टेंट शासक आपको याद रखना है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। और दोस्तों ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय ना, इसी ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और दोस्तों ये जो विक्रमादित्य ना, ये कहाँ के राजा थे, तो उज्जैनी के राजा थे, उज्जैनी के या उज्जैन अवंतिका के राजा थे, अवंती के राजा थे। और इन्हीं ने क्या की थी दोस्तों, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इन्हीं को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोला जाता था। और इन्हीं के दरबार में दोस्तों 9 रत्न थे, 9 रत्न थे। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो ये आपका गुप्त वंश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपका गुप्त वंश तक आज की क्लास में अपन ने कंप्लीट जानकारी देखी। अगली क्लास में हम क्या करेंगे कि मौर्य वंश के जितने भी कला, स्तूप, मंदिर, गुप्त साम्राज्य के मंदिर, कला, स्तूप जो भी है उनको कवर करेंगे। और उसके बाद में अपन चलेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की तरह। तो इसी तरीके से हम सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे ताकि आपका रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के जितना भी जीके जीएस है वो सारा का कवर हो जाए। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।